हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है जिसका नाम है आय एवं रोजगार का निर्धारण। ये पूरा का चैप्टर एक हमारे समग्र अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की जिनको जनक कहा जाता है, कौन, प्रोफेसर जे.एम. केन्स, ठीक है। उनकी ही विचारधारा से समष्टि अर्थशास्त्र के मूल अवधारणाओं का जन्म हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति की अवधारणा, जिसको बोलते हैं AD&AS कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में हुआ क्या, अगर हम डायरेक्टली अगर AD और ES में घुस जाएंगे तो ये एक्चुअली में सही नहीं होगा, हमें उससे पहले की बात करनी पड़ेगी। हुआ क्या कि प्रोफेसर कीन्स की अवधारणा से पहले भी एक प्रतिष्ठित अवधारणा का चलन था, जिसमें था प्रोफेसर मार्शल, एडम स्मिथ, प्रोफेसर JV से। इनका कॉन्सेप्ट चलता था जिसको बोला जाता था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। उनके अनुसार यह अर्थ की किसी भी इकोनॉमी में जो पूर्ति है, मांग खुद ब खुद जन्म लेती है, यानी कि दोनों का बैलेंस चलता रहता है। इस सोच के साथ अर्थव्यवस्था चल रही थी। हुआ ये कि इस सोच के साथ अर्थव्यवस्था चलते चलते 1929 में, ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंदी इसको कहा जाता है, आर्थिक मंदी का दौर आया, ठीक है ना। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया, ठीक है ना। लोगों की नौकरियां जाने लगी, मांग था नहीं, कम होते, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी पूरी। उस समय तो इंडिया नहीं, कौन सा, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था ही कहा जाता था। तो इस समय क्या होता ना, पूरे विश्व में बिल्कुल पूरी तरीके से हर तरफ से त्राहिमाम हो गया, यानी कि यहां पर आर्थिक मंदी का मतलब इसको बोलते मुद्रा अविस्फीति स्थिति आ गई। मुद्रा अविस्फीति, ये इस स्थिति में उत्पादन कम हो जाता है, नौकरियां चली आ जाती है। अब यहां पर क्योंकि उससे पहले बहुत ही महान अर्थशास्त्री मौजूद थे, ठीक है ना, उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल काम नहीं आया। और 1929 से लेके 1933 तक पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई, खराब हो गई। इसी चीज को उस समय प्रोफेसर जे.एम. कीन्स एनालाइज कर रहे थे। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा, उन्होंने डीपली एनालाइज किया, और डीपली एनालाइज करने के बाद उन्होंने उसके कुछ सालों के बाद, यानी कि 1936 में, ठीक 3 साल बाद 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी। 1936 में बुक का प्रकाशन हुआ, ठीक है ना, बुक का प्रकाशन हुआ। इस बुक का नाम था, क्या चीज ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर में बहुत ज्यादा नोट करिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक लिखा, और बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इस बुक में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट था प्रभावपूर्ण मांग का। इसको कहा जाता है प्रभावी मांग, और इंग्लिश में कहा जाता है इफेक्टिव डिमांड। क्या चीज, इफेक्टिव डिमांड। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ऐसे ही हमारी संतुलन में आती है। अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए 2 चीजों का आवश्यकता है कि प्रभावी मांग एक ऐसी स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था की जो सामूहिक मांग है, कौन सी मांग, सामूहिक मांग, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और दूसरी तरफ है सामूहिक पूर्ति, यानी कि मांग पूर्ति पक्ष के द्वारा सामूहिक पूर्ति, यानी कि AS। जिस बिंदु पर AS और AD आपस में बराबर हो जाता है, उस बिंदु को हम प्रभावपूर्ण मांग की बात कहते हैं, जहां पर अर्थव्यवस्था में संतुलन स्तर का निर्धारण होता है। संतुलन होने के बाद अर्थव्यवस्था दोबारा अपनी जगह पर आने लगती है। इसका मतलब जरूरी है कि मांग और पूर्ति का बराबर होना। अगर मांग और पूर्ति बराबर नहीं है तो बीच में सरकार को आना पड़ता है, एक्स्ट्रा निवेश करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मांग के तत्व होते हैं अलग अलग, पूर्ति के तत्व होते हैं। अगर मांग के तत्वों की बात करते हैं, इसके 2 प्रमुख तत्व होते हैं C+I, यानी कि उपभोग और निवेश। निवेश का होना जरूरी है, और पूर्ति के 2 तत्व होते हैं C+S, यानी कि सेविंग, ठीक है। जहां पर दोनों बराबर हो जाएगा वहां पर ही अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाती है। तो यहीं से जो कॉन्सेप्ट निकला, कौन सा कॉन्सेप्ट, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति का। इस कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल से समझना है कि एक्चुअली में ये है क्या, सामूहिक पूर्ति क्या है, सामूहिक मांग क्या है। तो इसी को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है, दैट इज सामूहिक मांग। इंग्लिश में बोलते इसको क्या चीज, एग्रीगेट डिमांड। शॉर्टकट में बोला जाता है
एडी। सामूहिक मांग को दूसरे लैंग्वेज में कुल मांग भी कहा जाता है, इसको समग्र मांग के भी नाम से जाना जाता है। तो सिंपली जो समग्र होता है, सामूहिक होता है, इन सब का बेसिक मतलब होता है कुल, यानी कि योग, टोटल, यानी कि जितनी भी चीज है सबका जब जोड़ दिया जाएगा उसको बोला जाता है एग्रीगेट एंड टोटल। जब हम सामूहिक मांग की बात करते हैं, इसकी बेसिक अर्थ की देखते हैं, तो सामूहिक मांग का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांगों का योग होता है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी नागरिक रहते हैं वो सारे लोग अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक मांग के नाम से। सामूहिक मांग का मतलब सिंपल सा है कि जो मांग करेंगे, यानी कि सामूहिक मांग जो होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपना व्यय करेंगे। क्या करेंगे? व्यय। इसलिए सामूहिक मांग हमेशा उस अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के बराबर होता है। अब हमें यह समझना है कि जो व्यय होता है कि किस लिए होता है। वो व्यय जो होता है ना वो होता है अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हर किसी की अपनी अपनी आवश्यकता है। लोग जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसके लिए खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में जो कुल व्यय होता है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार के व्यय होता है। एक होता है हमारा उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय। उपभोग व्यय और निवेश व्यय। उपभोग व्यय को शॉर्टकट में लिखा जाता है कैपिटल सी और निवेश व्यय को लिखा जाता है शॉर्टकट में कैपिटल आई। अब उपभोग क्या हुआ है? उपभोग का मतलब होता है देश के नागरिकों के द्वारा, यानी कि परिवारों के द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए, किसके द्वारा? परिवारों द्वारा किया गया खर्च। और परिवार की खर्च मतलब पारिवारिक खर्च, कपड़े लत्ते, खाना पीना, शिक्षा वगैरह तमाम खर्चे होते हैं। जब वो सब ऐसे ऐसे खर्चों पर खर्च करते हैं तो उनके उपभोग व्यय के नाम से करते हैं। दूसरा उत्पादन पक्ष की तरह निवेश। जो उत्पादक होता है वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? निवेश करना पड़ता है, यानी कि उत्पादकों के द्वारा किया गया व्यय। किसके द्वारा? उत्पादकों के द्वारा किया गया क्या होता है? निवेश व्यय होता है। इसका मतलब साफ होता है जब भी हम कुल मांग की बात करते हैं, समग्र मांग की बात करते हैं, वो होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि सामूहिक मांग कुल व्यय और निवेश के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को आपको डायग्रामेटिक वे में भी रिप्रेजेंट करना होता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सामूहिक मांग की अवधारणा तो समझ में आ गया होगा कि इस देश में सभी नागरिकों द्वारा किया गया कुल मांग और कितने कितने प्रकार की मांग किया जाता है ये भी समझ में आ गया। अब इसी चीज को क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सचित्र समझाइए, सामूहिक मांग की अवधारणा को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको उसकी तालिका को भी स्पष्ट करना होगा क्योंकि तालिका के अनुसार ही आपके चित्र बनते हैं, डायग्राम बनते हैं। तो तालिका स्पष्ट कैसे करेंगे? करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो व्यय होता है वो किसका भाग होता है? व्यय होता है आय का भाग, यानी कि जो भी हम इनकम करेंगे, आय करेंगे, उसी को व्यय करेंगे, उसी का एक हिस्सा बचा रहेगा। उसके बाद जाके उसी जो बचा हुआ हिस्सा को फिर हम निवेश में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यहां पर जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट है, हम ये मान के चलते हैं ये आय है 100, 200, 400, 600, 800, आप कोई भी डेटा अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं आय जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से हमारी उपभोग भी बढ़ती चली जाती है। उपभोग जीरो पर कुछ नहीं था क्योंकि हमारा होता है जब जीरो आय पर कुछ भी हमारा व्यय होता है तो उसको हम बोलते हैं स्वायत्त व्यय या स्वायत्त उपभोग, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि व्यक्ति कमाए या ना कमाए वो खर्च जरूर करेगा। अगर वो खर्च करेगा इसका मतलब उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि स्वायत्त उपभोग। ठीक है, जिसको नॉर्मली सी बार से दिखाया जाता है। अब यहां पर हमारे पास 100 उपभोग है, ठीक है ना। फिर जाए आय बढ़ती चली गई, देखिए हमारी उपभोग भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन निवेश एक ऐसी चीज है जो हर वक्त नहीं होता है, क्योंकि निवेश हम ये मान के चलते हैं कि अल्पकाल के समय निवेश हमेशा कांस्टेंट होता है, एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आय के विभिन्न स्तरों में आय पे
परिवर्तन होने पर भी हमारा निवेश अपनी जगह पर है। और वहीं पर हम बात करते हैं कुल मांग की। कुल मांग हमेशा उपभोग और निवेश के योग के बराबर होता है, यानी कि 100 और 100 कितना हो गया, ये 200, 200 और 1 यानी कि 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, 600 और ये हो गया 700। ठीक है, कुल मांग आ गया। अब इस कुल मांग को रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। जब डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया नीचे आय, ये हो गया 100, क्योंकि कुल मांग में 100 का अंतर होता है, आय में 200 का है। जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसको उठा के यहाँ लिखाइए। अब क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो निवेश है वो 100 है, यानी कि निवेश में कोई अंतर नहीं होगा, तो निवेश की जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी यहाँ पर, वो जो कि एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। इस तरह से ये निवेश हो गया। और जब निवेश बन गया तो निवेश के आधार पर हम क्या बनाएंगे, अब उपभोग। उपभोग क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है उपभोग में वृद्धि, लेकिन जब आय 0 है, शून्य है, तब हमारा उपभोग कितना है, 100, यानी कि 0 आय पर उपभोग कितना है, 100, ये वाला पॉइंट है। वहीं पर जब हमारा आय का लास्ट पॉइंट देखिए, बिल्कुल ट्रिक है छोटा सा, लास्ट पॉइंट देखिए, ये हो गया 100 आय और उपभोग कितना 600, यानी कि आय हमारा 1000 है यहां पर, और जो उपभोग हो रहा है वो कितना है, 600 हो रहा है। तो पहला बिंदु और लास्ट बिंदु मिलाइए आपस में, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट, और आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कंजप्शन सी। अब ये अगर कंजप्शन है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट तो हमारा समान है, यानी कि उपभोग में वृद्धि के कारण हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड और जो हमारा उपभोग है ये दोनों की लाइन हमेशा समानांतर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में एक समान गैप है, 100 का अंतर है। तो कुल मांग कहां से शुरू हो रहा है, 200 से, क्योंकि दोनों का टोटल है। तो 0 पर हो जाएगा ये कितना, 0 पर हो जाएगा ये 100, 200 और फिर हो जाएगा हमारे पास कितना, 700, 1000 पर हो जाएगा 700, ये वाला पॉइंट। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिला देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, दोनों बिंदु। ठीक है ना, दैट मीन्स व्यय और सामूहिक मांग दोनों की रेखा हमेशा समानांतर होगी। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। मेरे ख्याल से यहां पर आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। लेकिन इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन जो बनता है ना, जो सामूहिक मांग कि सामूहिक मांग की प्रमुख तत्वों को बताइए। अगर हम सामूहिक मांग के तत्वों की बात अगर करते हैं, किसकी, तत्वों की, तो ध्यान रखिएगा सामूहिक मांग के तत्वों में हम इसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर सी का मतलब क्या होता है, उपभोग व्यय, आई का मतलब क्या होता है, निवेश व्यय, ठीक है, जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम का मतलब होता है शुद्ध निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात के बीच में। तो यहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बंद अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के कितने तत्व होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में नॉर्मली सामूहिक मांग के 2 तत्व बताए जाते हैं, लेकिन कभी 3 तत्व पूछा जाता है क्योंकि सरकार भी बंद है। लेकिन जब अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें आयात और निर्यात भी शामिल हो जाता है। तो ये रहा सामूहिक मांग के प्रमुख तत्व। अब पॉइंट ये आता है सामूहिक पूर्ति किसे कहते हैं। अब सामूहिक पूर्ति की अवधारणा को भी चित्र के साथ समझना है, तो चलिए 2 मिनट का और टाइम दीजिए, बिल्कुल एकदम इजी से मैं आपको समझा के बता दूं। सामूहिक पूर्ति पक्ष जो होता है ना, ये उत्पादकों से, जैसे आपने सामूहिक मांग पढ़ा कि उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाने वाला कुल मांग, यहां पर हम बात करेंगे उत्पादकों के द्वारा किया जाने वाला कुल उत्पादन, या उत्पादकों द्वारा किया जाने वाला कुल पूर्ति। ठीक है ना, इसका मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक रहते हैं, सभी उत्पादकों के द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका योग जो है सामूहिक पूर्ति होता है। अरे एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो मैंने अभी बताया वही तो जीडीपी का डेफिनेशन है, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक मांग है उस अर्थव्यवस्था की कुल आय के बराबर होता है, क्योंकि जीडीपी और पूर्ति की डेफिनेशन दोनों का ही सेम होता है। यहां पर ये समझिएगा लिखा हुआ है कि देश के समस्त उत्पादकों के द्वारा वस्तु और सेवाओं की पूर्ति का योग, और वस्तु की पूर्ति और वस्तु का उत्पादन दोनों ही एक बात है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो कुल पूर्ति होता है उस अर्थव्यवस्था में जो कुल आय है जिसको शो किया जाता है कैपिटल वाई से, दोनों के बराबर होता है। और आय का ही 2 भाग होता है, आय का एक भाग होता है व्यय और एक भाग होता है बचत। दैट मीन्स यूं कह सकते हैं एग्रीगेट
सप्लाई इक्वल टू वाई इक्वल टू व्यय को बोलते सी, बचत को बोलते सेविंग एस, यानी कि सी प्लस एस। ऐसे में सामूहिक पूर्ति को नॉर्मली हम बोलते हैं, सामूहिक पूर्ति जो होता है देश के उपभोग व्यय और बचत के बराबर होता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ गया होगा कि अभी तो हमने एग्रीगेट डिमांड का भी सी प्लस आई पढ़ा था, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता जो व्यय करेंगे वही उत्पादकों की क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी, यानी कि व्यय और आय दोनों ही बराबर होती है उस केस में जब उपभोक्ता व्यय कर रहे हैं और उत्पादक, ठीक है ना, क्या करते हैं? बेचते हैं, आय करते, दोनों ही बराबर होते हैं। इसलिए यहां पर अंतर क्या होता है? निवेश का और बचत का, ठीक है, क्योंकि बचत हर बार निवेश नहीं बन सकता। एक समय के बाद बचत को निवेश में कन्वर्ट होना पड़ता है, वो एक निश्चित समय के बाद होता है जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है। तो हम यूं कह सकते हैं सामूहिक पूर्ति किसी भी देश की कुल पूर्ति को बताता है, यानी कि कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बताता है जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है, यानी कि इसी उत्पादन प्रक्रिया में देश का रोजगार स्तर भी निर्भर होता है, क्योंकि उत्पादन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उतनी ही ज्यादा लोगों की आय में वृद्धि होगी, यानी कि उत्पादन पूरी तरीके से देश की आय के बराबर होता है। अब इसी चीज को आपसे कहा गया है कि भाई इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे होगा? डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात तो है आय देखना पड़ेगा, आय यानी कि वाई, आय का ही एक भाग हम क्या करते हैं? व्यय करते हैं, यानी कि सी, और उसका ही एक भाग हम क्या करते हैं? बचत, यानी कि एस, और इन दोनों की मिलकर बनता है कुल पूर्ति, यानी कि एस। तो हम ये मान के चलते आय कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, यानी कि जीरो से शुरू होता है फिर ये बढ़ता चला जाता है 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000। अब इसी का एक भाग हम क्या करने वाले हैं? व्यय करने वाले हैं। कितना? 100, 200, 300, 400, 500 और ये हो गया 600, राइट। अब आय में से जो भाग व्यय कर देंगे उसके बाद कुछ बचा हुआ रहेगा। जब आय नहीं था तब भी व्यय कर रहे हैं, कि बचत कितना होगा? माइनस में। यहां पर बचत कितना होगा? जीरो, क्योंकि जो बचत होता है फॉर्मूला होता है वाई माइनस सी, यानी कि आय का एक भाग व्यय करने के बाद जो बचेगा वही बचत होगा। तो व्यय कर दिया, यहां पर बचा 100, जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाएगी हमारी बचत भी बढ़ती चली जाएगी और व्यय के साथ साथ, ठीक है ना। नॉर्मली बचत का अनुपात व्यय के अनुपात से ज्यादा होता है आय में वृद्धि होने पर। अब इन दोनों का ही टोटल होता है कुल पूर्ति। कैसे? 100 और 100 प्लस माइनस, माइनस 200 प्लस 0 यानी कि 200, 300 प्लस 100 यानी कि 400, ये हो गया 600, यहां हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1000। इसका मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में आय हमेशा कुल पूर्ति के बराबर होती है। अब डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्रामेटिक का एक चार्ट बना लेंगे लाइक दिस। यहां पर दिखाएंगे आय को कितना हो रहा है? 200, 400, 600, ये हो गया 800, फिर हो गया 1000। ये नीचे हमें किसको दिखाना है? आय को। यहां पर भी हम दिखाना है पूर्ति को, दैट इज हो जाएगा 200, 400, 600, 800, ये भी हो जाएगा 1000। यहां पर हम दिखाएंगे किस चीज को? दैट इज कुल पूर्ति, ठीक है। हमें केवल कुल पूर्ति दिखाना है तो हम बाकी चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना व्यय को दिखाओ ना बचत को। बचत तो माइनस में जाएगा, अगर दिखाते भी ये तो कहां चला जाएगा? ये बचत नीचे आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा हमारा कितना? माइनस का 200, ठीक है ना। हमें बचत दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? सबसे लेके करके बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं व्यय। अगर व्यय को दिखाया जाए तो कहां से होगा? व्यय है 0 पर 100, ये है 0 और ये हो गया जाएगा 100, 0 पर 100 और 1000 पर कितना है? 600। पहला पॉइंट बनाइए और लास्ट पॉइंट बनाइए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो लास्ट कितना है? 1000 पर 600, ये हो गया 600 और ये हो गया हमारा 1000। तो ये यहां से यहां वाला पॉइंट बनाएंगे, ये हो गया हमारा कंजप्शन, ठीक है। फिर हम उसके बनाएंगे, दैट इज हमारे बनाने की जरूरत है। कितना है? बचत। बचत -100 है, यानी कि 0 और 200 के बीच में, ये हो गया -100 और लास्ट पॉइंट कितना होता है? 100 पे हो गया 400, 100 पर हो गया 400, ये वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, ये हो गया बचत। अब बचत और उपभोग इन दोनों का योग होता है कुल व्यय, सॉरी कुल पूर्ति। कुल पूर्ति को बनाते हैं। कुल पूर्ति शुरू हो रहा है कहां से? 0 से,
और हो रहा है हमारा 1000 पर कितना 1000 कि दोनों बराबर होता है। तो ये यहां से शुरू होके और ऊपर के बढ़ जाएगा, ये हो गया एस दैट इज सी प्लस एस। ठीक है, ये हो गया कुल पूर्ति का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब यहां तक दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए, आपने किसी भी प्रकार की डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड लिख कर भेजिए, मैं उन डाउट को पूरी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड बाय।